हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ह्यूमन आई, फिर ह्यूमन आई से रिलेटेड पावर ऑफ अकोमोडेशन, ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ देखा था हमने। और फिर उससे बाद हमने डिफेक्ट्स ऑफ आई देखा था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सब हमने पढ़े थे। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये जो पोर्शन है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये तुम्हारे 10th का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें नहीं आएगा। स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये पोर्शन हट गया है। ठीक है, पर एनटीएससी में अभी कोई इसके बारे में आई नहीं है न्यूज, तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि एनटीएससी में ये पोर्शन आएगा, या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम देते हो उसमें ही आएगा, इसलिए हमने पढ़ा। अब जो हम पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं, तो ये पोर्शन है, ये बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसको ध्यान से पढ़ना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ठीक है, अब ग्लास प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। तो ग्लास प्रिज्म जो है हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है ना। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में क्या क्या होता है, इसमें 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती है। मतलब 3 तो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होंगी और 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होंगी। ठीक है, तो इसका मैं 2 डायग्राम मतलब मैं बना के बताऊंगा। एक तो ये वाला, ठीक है, ये यहां से ये एक ट्रायंगुलर सरफेस होती है, ऐसे रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, इधर भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, और एक और रेक्टेंगुलर सरफेस है जो नीचे की साइड पर है, ऐसे नीचे इस पर ही रखा हुआ है। ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो ये और ये रेक्टेंगुलर, एक नीचे की साइड रेक्टेंगुलर सरफेस है और ट्रायंगुलर 2 है, एक तो यहाँ पर ट्रायंगुलर और एक पीछे की साइड है। ठीक है, तो 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं इसके और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 1 2 और एक नीचे। ठीक है, हम जो डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर प्रिज्म का, वो सिर्फ ये वाला बनाएंगे, इतना सा बस एक ट्रायंगल बनाएंगे बस। मतलब सामने से देखेंगे एकदम, जो लाइट इंसिडेंट होती है इसके ऊपर जिससे रिफ्रैक्शन होगा, तो लाइट इंसिडेंट होगी रेक्टेंगुलर सरफेसेस पे। एक तो इस सरफेस पे इंसिडेंट होगी, फिर प्रिज्म के अंदर से जाएगी, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी। इन सरफेसेस पे लाइट इंसिडेंट होगी, तो ये दोनों जो होंगी ये होगी इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अगर तुम बोलना चाहो तो इसको, ठीक, और इसको दोनों को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। जहां से लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा इन दोनों सरफेस से। और ये दोनों सरफेस जो है, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये ऐसे होती है, किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती है। एक तो ये वाली सरफेस इस हाथ से देख लो और ये वाली सरफेस इस हाथ से देख लो, ये ऐसे होती है इस तरह से, और ये किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड होती है। तो जिस एंगल पे ये इंक्लाइंड होती है, इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये नीचे वाली सरफेस जो होती है बेस होती है, जिसके ऊपर रखा होता है, तो ये बेस ऑफ प्रिज्म। एक डायग्राम ये, और जिससे हम रिफ्रैक्शन बनाएंगे, मतलब जो तुम्हारी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी, या फिर जिससे भी हम कैलकुलेशन वगैरह जो भी करेंगे उसके लिए जो डायग्राम बनाएंगे उसको हम देख लेते हैं। इसको मैं रख कर रहा हूँ इस वाले डायग्राम को प्रिज्म की। ठीक है, और इससे पहले इसमें लिख भी लेते हैं क्या क्या, अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म has 2 triangular surfaces and 3 rectangular lateral surfaces। ठीक है, 2 तो ट्रायंगुलर सरफेसेस होंगी और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होंगी। द एंगल बिटवीन टू एनी ऑफ टू, ये टू लिख रहे हैं, 2 lateral surfaces is called angle of prism। ठीक है, या फिर और जगह लिख सकते हैं
तो ये हो गया। और द एंगल बिटवीन refracting surfaces of prism is called angle of prism। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल है उसको एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर इसको हम कभी कभी एंगल ऑफ प्रिज्म को रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोल देते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल है तो इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोल देते हैं कभी कभी एंगल ऑफ प्रिज्म को, ये भी इसका नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो ये सिंपल प्रिज्म के बारे में, ठीक है, एक नॉर्मल से डेफिनेशन टाइप ऐसा तुम कंसीडर कर सकते हो, नॉर्मल जनरल नॉलेज टाइप होगी प्रिज्म के बारे में। बस में हमने पढ़ना है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है उसको देखते हैं। तो उसका एक सिंपल सा ट्री डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए ये तो बना दिया सबसे पहले प्रिज्म, ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ये सामने वाला फेस, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये भी रिफ्रैक्टिंग के नाम देते हैं ए बी और ए सी। ए बी और ए सी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है, ए बी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ए सी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। जो लाइट जो इंसिडेंट होगी वो इन सरफेस से होगी और इन सरफेस से बाहर निकलेगी, और ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको हम ए से ही नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं इसको एंगल ऑफ प्रिज्म। अब लाइट इंसिडेंट करवाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लाइट इंसिडेंट, इसके ऊपर नाम दे देते हैं इसका P, इस पॉइंट का Q। तो लाइट इंसिडेंट हुई PQ, लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही तो P को हम चाहे तो इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। PQ क्या हो जाएगी हमारी इंसिडेंट रे। अब देखो यहाँ पर है एयर, इधर है ग्लास, फिर है एयर, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो रिफ्रैक्शन होता है तो सबसे पहले हम नॉर्मल बनाते हैं, तो वो नॉर्मल बनता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है, इसकी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक लाइन बना दूं तो ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये जो है ये बना नॉर्मल बन गया, ठीक। और ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, चाहे इसको नाम दे दो, इसको नॉर्मल का नाम दे सकते हैं एम, एन, इसको ओ लिख देते हैं एम ओ, ये हो गई। अब देखो ये लाइट रे जो है एयर से किस में जा रही है, ग्लास में। एयर मतलब रेयर मीडियम, ग्लास मतलब डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। तो ये भी क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इसको नॉर्मल की तरफ बेंड कर दो, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया हमने, ऐसे जाएगी भी, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको हम R1 लिख देते हैं। देखो ये वाला एंगल तुम्हें दिख भी रहा होगा, ये वाला एंगल ज्यादा, ये वाला एंगल। तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता है। अब ये यहाँ पे इंसिडेंट होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे, तो ये नॉर्मल बना दो, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये बन गया हमारा नॉर्मल। इसको नाम दे देते हैं एन ओ। अरे किस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है आर पर, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है, जिसको हम R2 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसको R2 से डिनोट करते हैं। ये वाला अंदर वाला एंगल R1 और ये R2, इन दोनों को हम R1 R2 बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। बताएंगे क्यों बोलते हैं इसको। तो PQR। अब ये देखो ग्लास है किसमें जा रही है, एयर में। ग्लास मतलब डेंसर मीडियम, एयर मतलब रेयर मीडियम। तो अब डेंसर से किसमें जा रही है, रेयर में। तो जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी और इस तरफ से जाएगी, ये R और ये S। ये हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट, E से इसको डिनोट कर सकते हैं। चाहो तो तुम इसको I1 I2 से डिनोट कर सकते हो, या इसको I और हमने E से डिनोट कर दिया। तो ये होगी इंसिडेंट रे, फिर ये होगी रिफ्लेक्टेड रे और ये होगी इमर्जेंट रे। इनका नाम दिया है हमने PQ इंसिडेंट रे,
क्यू आर रिफ्रैक्टेड रे और आर एस इमर्जेंट रे। तो लिखा हो तो लिख लो यहाँ पर पी क्यू बोले तो इंसिडेंट रे, आर क्यू आर ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे और आर एस तो ये जो जा रही है ये हो जाएगी हमारी इमर्जेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे ए बी सरफेस पे इंसिडेंट होती है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे क्यू पॉइंट पर यहाँ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। फिर ये आर पॉइंट पे इंसिडेंट होती है एसी सरफेस पर, दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आर पॉइंट पे इंसिडेंट होती है और फिर ये आर एस कलम करके अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो ये इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। एंगल जो होगा ये वाला पी क्यू एम को बोल सकते हो तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल पी क्यू एम हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू आई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, R1 एंड R2 इनको बोलते हैं हम एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन और E जो होता है ये होता है हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो ये सारे एंगल होते हैं इंसिडेंट रे और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब देखो जिससे पहले हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले चैप्टर में जब ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से जब लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही थी तो ये ऐसे आई थी। ठीक है, ऐसे रिफ्रैक्ट हुई थी और फिर फाइनली ऐसे चली गई। तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों पैरेलल थी। वहां पर हमने बताया था इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों पैरेलल होती है, ये उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन से। तो इसके और इसके बीच में एंगल अगर हम देखेंगे तो पैरेलल है, मतलब एंगल 0। तो ये बिल्कुल भी डेविएट नहीं होती, सीधी जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में जा रही है। सपोज इस तरफ नॉर्थ नहीं ईस्ट साउथ डायरेक्शन है, ये वाली मान लो तो उसी डायरेक्शन में जा रही है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो ये इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन ये इस तरफ है, ये ऐसे, ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। ये इंसिडेंट रे अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी की सीधी इस तरफ जाती, इस डायरेक्शन में जाती। पर प्रिज्म ने क्या किया, इसको बेंड कर दिया और अब ये किधर जाएगी, इस तरफ जाएगी। प्रिज्म ने क्या कर दिया, इसको बेंड कर दिया, अब ये इधर जाएगी। ठीक है, तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहां से हमें पता चल रहा है कि ये जाना था इस तरफ, जा रही है इस तरफ, मतलब ये इतने एंगल से क्या हो गई, ये वाला एंगल इतने एंगल से क्या हो गई, ये बैंड हो गई, मुड़ गई, इतने एंगल से ये मुड़ गई ऐसे। तो ये जो एंगल था ये वाला, इसको तो नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा पी क्यू आर एस यू और इसको दे देते हैं टी। तो ये जो एंगल है आर यू टी, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल होता है किसके बीच में, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमर्जेंट रे की डायरेक्शन। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। और यहाँ पर इसको डी से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पर ये बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, उसी डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पर उसी डायरेक्शन जा रही है, पैरेलल जा रही है, एंगल 0। और यहाँ पर एंगल 0 नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। उसको भी बताते हैं एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, डी से इसको डिनोट करेंगे। इस वजह से एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ठीक है पी क्यू एंड डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे RS is called angle of deviation.
ठीक। तो ये एंगल डी जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी यू आर के इक्वल। अब देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, आई आर वन आर टू ई की फॉर्म में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं डी की। कैसे आएगी देखो, तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, ऐसे ये कर दिया हमने रब। इसको ध्यान से देखना जो मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो भी कैलकुलेशन यहाँ तक जो हमने बताया है ये सब तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आने वाला है, मतलब आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब जो मैं बताने वाला वो स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव पार्ट के लिए। देखना हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं इसकी वैल्यू, इसकी 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 और इसकी फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा वो एंगल वाला चलेगा कि एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है, एक क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो उन सबको हम यूज में लेंगे। तो देखो सबसे पहले देखते हैं इस वाले क्वाड्रिलेटर को देखते हैं। देखो ये ए क्यू ओ आर ये वाला तुम्हें क्वाड्रिलेटर दिख रहा होगा, इसमें जो दो एंगल है वो 90 डिग्री है। देखो ये वाला एंगल 90 है और ये वाला एंगल 90 है, ये वाला क्वाड्रिलेटर दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक। ये वही 90 डिग्री है, मतलब चारों का सम जो है वो 360 है। 360 में से इन दोनों का सम 180, तो ये हो गया। मतलब बच्चे ये दोनों जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ एन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर, ए क्यू ओ आर, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका सम 180 हो गया, तो इसका सम भी 180 हो गया, टोटल 360 हो गया। तो यहाँ से एंगल क्यू ओ आर आ गया मेरे पास 180 माइनस है, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान देना, क्यू ओ आर पे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला छोटा सा, ये नीचे वाला, इस ट्रायंगल पे ध्यान देना। तो एन ट्रायंगल क्यू ओ आर, इसका इसका और इसका सम, इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो क्यू ओ आर की वैल्यू क्या है 180 माइनस ए, R1 प्लस R2 इसको लिख देंगे 180 माइनस ए इक्वल्स टू 180। 180 एन से ए को उधर ले जाएंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2। तो प्रिज्मो कैसा भी प्रिज्मो किसी भी तरह का, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन R1 R2 इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा ए के इक्वल होगा, ये फिक्स है। ये वाला एंगल कितना भी हो, ये कितना भी, ये कितना भी, ये कितना हो, ये कितना हो, तो ए का जो वैल्यू होगा वो हमेशा इन दोनों के सम के इक्वल होगा R1 R2, ये फिक्स है। तो a इक्वल्स टू R1 R2, इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन यहां से। देखो अब इस ट्रायंगल में ध्यान देना, क्यू आर यू, ये छोटा सा ये ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, इस ट्रायंगल पे ध्यान देना। इन ट्रायंगल क्यू आर यू, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल आई है, तो ये पूरा एंगल जो है यहां से यहां तक, ये पूरा एंगल ये भी आई होगा, ये आई है तो ये भी पूरा आई होगा। इस आई में से ये R1 है, ये पूरा आई है, उसमें से R1 तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बचा हो जाएगा हमारे पास ये वाला एंगल I माइनस R1, ये वाला एंगल जो होगा I माइनस R1 होगा। और ऐसे ये पूरा ही है तो ये भी पूरा ही होगा, इसमें से ये R2 है तो बचा हुआ ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास E माइनस R2। ये वाला एंगल है I माइनस R1, ये वाला एंगल है E माइनस R2, ठीक है। तो जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है कोई भी ट्रायंगल वैसे, ठीक है, तो इसमें इस एंगल का सम इस एंगल के इक्वल होता है, या फिर इसका सम इसके इक्वल होगा, या फिर इसका सम इसके इक्वल होगा। तो ये पढ़ चुके होंगे तुम, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल होता है,
तो इसका इसका सम, ये दोनों इंटीरियर है तो इसके लिए एक्सटीरियर क्या हो जाएगी ये वाला, इसका सम d इक्वल होगा, मतलब d इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी i माइनस r1 प्लस e माइनस r2, इसका सम इस केस के इक्वल, i और e को एक साथ लिख दो, i प्लस e इक्वल्स टू r1 प्लस r2, दोनों माइनस कॉमन ले लेंगे, एक तो ये हो गया फॉर्मूला, और r1 प्लस r2 को क्या लिख सकते हैं हम a के इक्वल, तो d इक्वल्स हो जाएगा i प्लस e माइनस e, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन का, इसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें कंडीशन आती है क्या, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, कितने एंगल का इंसिडेंस हो रहा है, ज्यादा एंगल का इंसिडेंट हो रहा है तब d की वैल्यू ज्यादा होती है, कम एंगल का इंसिडेंट हो रहा है तब भी d की वैल्यू ज्यादा होती है। पर अगर हम एंगल को i की वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएंगे तो पहले एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होता जाता है और फिर और ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे तो फिर एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होने लग जाएगा। तो इसका ग्राफ होता है एक वेरिएशन का, तो उस ग्राफ को भी देख लेते हैं। ग्राफ बिटवीन d एंड i, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इधर i ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं d, तो ये इस तरह का कुछ ग्राफ होता है। ठीक है, पहले i की वैल्यू कम होगी तो d ज्यादा होगा, फिर जैसे जैसे i को इंक्रीज करते जाऊंगा d की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, फिर i को और इंक्रीज करेंगे d की वैल्यू फिर इंक्रीज होने लग जाएगी। जैसे एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए i का दो वैल्यू होती है, ये वाली हो जाएगी i, दूसरी वाली हो जाएगी e। अगर इसको तुम i लोगे तो फिर ये हो जाएगा, मतलब e और i एक दूसरे चेंज हो सकते हैं। तो एक एंगल ऑफ डेविएशन के लिए i की दो वैल्यू पॉसिबल है, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, दो वैल्यू पॉसिबल है। और क्या होता है, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, एक वैल्यू ऐसी आती है यहाँ पर, उसके लिए i की सिर्फ a की वैल्यू होगी, दो वैल्यू नहीं होती। a की वैल्यू मतलब i और e इस केस में इक्वल होंगे, मतलब जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा d की, जो मिनिमम वैल्यू होगी, उस मिनिमम वैल्यू पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों का इक्वल होगा। और देखो ये और ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, इसका और इसका वैल्यू सेम होगा तो इसका वैल्यू भी सेम होगा। इसको चाहो तो तुम स्नेल्स लॉ से प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, इसको तुम खुद से करना, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये दोनों कैसे इक्वल होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ठीक है, तो इसमें कंडीशन दी है एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन i इक्वल्स टू e होता है एंड r1 और r2 दोनों इक्वल होते हैं r के, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये वाली कंडीशन होगी तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r1 प्लस r2, तो r1 की जगह भी r, r2 की जगह भी r, तो r और r 2r, a इक्वल्स टू 2r, यहां से मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी a/2। ठीक है, r की वैल्यू a/2 लिख सकते हैं। और देखो और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की वैल्यू d मिनिमम, क्या लिखूंगा i प्लस e माइनस a। ठीक है, i और e दोनों क्या है इक्वल, मतलब e की जगह भी क्या लिख सकते हैं i, तो i प्लस i 2i माइनस a, d मिनिमम a को इधर ले आओ तो ऐड हो जाएगा इसमें, तो यहाँ से 2i की वैल्यू क्या हो जाएगी d मिनिमम प्लस a, ये i की वैल्यू हो गई 2i की वैल्यू, तो i की वैल्यू क्या जाएगी 2 को इधर ले आएंगे, तो i की वैल्यू मिल गई और r की वैल्यू मिल गई। तो एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कंडीशन ध्यान रखना, जब मिनिमम डेविएशन होगा तो उस केस में r a/2 के इक्वल होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्लस a/2। और इसके बाद फिर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे।
अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं ग्लास का, एयर का 1, तो स्नेल्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। R1 की वैल्यू R होगी, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू होता है हमारा, ठीक है। और आई की वैल्यू कितनी है, डेल मिनिमम प्लस a/2, और आर की वैल्यू a/2, ये पुट कर दो, तो साइन डी मिनिमम प्लस a/2 साइन a/2 इक्वल्स टू म्यू। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, इसका म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें इसकी डी मिनिमम और ए की वैल्यू पता है, तो मैं म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। देखो इसमें कभी भी क्वेश्चन भी बन जाता है, कैसे बना सकते हैं क्वेश्चन, इस तरह से एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन for glass prism is कुछ भी लेते हैं 30 डिग्री लेते हैं, एंड एंगल ऑफ prism is 60 degree, then find refractive index of material of glass prism। मान लो सर क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है हमारा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है वहां पर, किसकी डी मिनिमम की कितनी है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू पुट करनी है, और ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री डिवाइड बाय 2, और ए का वैल्यू पुट करना है 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये म्यू का वैल्यू हो गया। 30 प्लस 60 कितना होगा 90, 90 बाई 2 कितना हो जाएगा 45, तो ये ऊपर तो हो गया साइन 45 डिग्री, और नीचे 30 बाई 2 साइन 30 डिग्री, साइन 60 बाई 2 मतलब 30 डिग्री रहेगा। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, साइन 45 कितना होता है हमारा 1/√2 होता है, और साइन 30 क्या होता है 1/2, तो ये 2/√2 हो जाएगा, 2/√2 मतलब √2, और ये 1.4 होता है, ये म्यू की वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो गया, कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूला में बस वैल्यू पुट किए और आंसर आ जाएगा। कि फॉर्मूला अगर मुझे ध्यान है तो मैं इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आया होगा समझ में, ठीक है। स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, वहां सिर्फ थ्योरी आएगी, डायग्राम बनाना आएगा, डायग्राम बना दो, थ्योरी लिखो, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इमर्जेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म लेटरल सरफेसेस होती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, उनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल में आएंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो इसमें एक और फॉर्मूला लिख देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का एक फॉर्मूला होता है अलग थोड़ा सा, उसको डायरेक्टली लिख देते हैं। डेल इक्वल्स होता है म्यू माइनस 1 इनटू ए, डी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू ए, ठीक है। म्यू तो पता है क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और ए एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ डेविएशन टू थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म मतलब जिनका जो थिन प्रिज्म को बोलते हैं जिनकी एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है वो लेस देन 10 डिग्री होता है, मतलब जिनका दोनों जो लेटरल सरफेसेस है इनके बीच का अगर एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल अगर 10 डिग्री से कम है तो उसको बोलेंगे हम थिन प्रिज्म, और उसके लिए डेविएशन फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। ये सिंपल वही उससे आ जाता है
स्नेल्स लॉ से, ठीक है। तो इसको हम जो है वो 12th क्लास में डिस्कस करेंगे कैसा है फॉर्मूला, बता तो नहीं सकते हैं पर उसको उसमें क्या थोड़ा सा साइन थीटा को थीटा लिखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा इतना सा करना पड़ता है, तो उसको हम तभी पढ़ेंगे, तभी नहीं ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हमारे, तो उसमें ये फॉर्मूला थोड़ा सा काम में आएगा, वो है हमारा डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म। डिस्पर्जन वाइट लाइट बाय प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। तो क्या होता है, जब हमारी नॉर्मल जो लाइट होती है, सनलाइट हो गई या घर के अंदर जो भी लाइट है हमने जला रखी है वाइट लाइट, वो जब लाइट प्रिज्म से पास होती है, ठीक है, वो लाइट प्रिज्म से पास होगी, ऐसे फिर वाइट लाइट आ रही है हमारी इस तरह, अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये सीधी की सीधी जाती है ऐसे इस डायरेक्शन में, और प्रिज्म क्या करता है, इसको बेंड ही कर देता है, ठीक है। और जब व्हाइट लाइट पास होती है, व्हाइट लाइट जब पास होती है तो प्रिज्म से पास होने के बाद यहाँ पर मान लो हमने एक स्क्रीन रख दी है स्क्रीन, तो स्क्रीन के ऊपर यहाँ जो स्क्रीन रखेंगे उस स्क्रीन के ऊपर हमें क्या मिलेगी, अलग अलग कलर दिखेंगे। ये प्रिज्म रख दिया, प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट है, और यहाँ पर कोई भी हम कागज वगैरह कुछ भी रख देंगे तो उस कागज के ऊपर हमें क्या दिखेगा, अलग अलग कलर्स दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, ठीक है। रेड होगा, ग्रीन होगा, येलो, ऑरेंज, वायलेट, ब्लू, ये सब बहुत सारे कलर होंगे अलग अलग। ऐसा होता क्या है, क्यों होता है ऐसा, तो व्हाइट लाइट इससे पास होती है तो व्हाइट लाइट के अंदर पहले से बहुत सारे कलर होते हैं, कॉन्स्टेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, जो व्हाइट लाइट को बनाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो अलग अलग कलर्स जो है, ठीक है, अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल पे डेविएट होते हैं, ठीक है। रेड कलर जो होता है वो लीस्ट डेविएट होता है, सबसे कम डेविएट होता है रेड कलर, थोड़ा सा डेविएट होगा, हल्का सा एंगल ऑफ डेविएशन बहुत कम होगा उसका, ये से जाएगा, ये रेड हो जाएगा। और वॉयलेट जो होता है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है, वो ऐसे जाएगा, तो ये जा रहा है रेड, ये वॉयलेट, ठीक, और बाकी कलर्स होंगे वो इनके बीच में डेविएट होते हैं कहीं पर, जैसे रेड के बाद फिर आता है ऑरेंज का नंबर, वो ऑरेंज से चला जाएगा, फिर ऑरेंज के बाद आता है येलो का नंबर, वो येलो से चला जाएगा, ठीक है। और वायलेट के पहले आता है इंडिगो, ये पहुंच गया इंडिगो यहाँ पर, ये फिर ब्लू, ब्लू पहुंच गया यहाँ पर, फिर ये आ गया हमारा ग्रीन, ग्रीन पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है, ये अलग अलग कलर्स आते हैं। तो ये भी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ये थोड़ा बीच में आते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिर ऑरेंज और रेड। तो ये इस तरह से अलग अलग कलर्स होते हैं, इनको हम विबग्योर बोलते हैं, विबग्योर, ठीक है। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, D फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो ये विबग्योर हमें 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स मिलते हैं, और ये जो स्क्रीन पर जो मिल रहा है ये अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो रहा है, इसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्क्रीन पे जो मिलता है इसको स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट या बैंड ऑफ व्हाइट लाइट बोल सकते हैं। ये स्क्रीन होती है हमारी, ये प्रिज्म होता है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म में पास होती है तो ये अपने कांस्टेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और इसी चीज को हम बोलते हैं डिस्पर्जन,
ठीक है। तो डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्स होना, फैलना, अलग अलग कलर्स में डिवाइड होना। व्हाइट लाइट होती है डिस्पर्स होती है, फैल जाती है, अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इन कलर्स में। क्यों होती है डिवाइड, उसका रीजन क्या है कि व्हाइट लाइट के अंदर अलग अलग कलर्स होते हैं और वो अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल पर डेविएट होते हैं। अलग अलग कलर अलग अलग एंगल्स पे डेविएट होंगे। रेड कलर जो होता है वो लीस्ट डेविएट होता है, इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सबसे कम होता है, ठीक है। और जो वॉयलेट है ये सबसे ज्यादा डेविएट होता है, इसका ये एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। तो वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा और रेड का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम। तो इस वजह से अलग अलग कलर अलग अलग एंगल में डेविएट होते हैं और इस वजह से ही हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। फिर इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी तो ये सिंपल हमारा डायग्राम है डिस्पर्जन वाला, इसको तो ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आता है डिस्पर्जन क्या होता है, ठीक है। इसमें डायग्राम बनाना होता है तुम्हें इसी तरह से। इसमें ये बैंड होते हैं अलग अलग कलर, एग्जैक्टली हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी एकदम डार्क रेड होगा, फिर धीरे धीरे वो रेड थोड़ा कम होता जाता है, फिर येलो की तरफ आने लगता है, फिर येलो धीरे धीरे कम हो जाता है, सॉरी ऑरेंज की तरफ, फिर ऑरेंज धीरे धीरे कम होता है, येलो की तरफ आता है, फिर येलो धीरे धीरे कम होता है, ग्रीन की तरफ, तो ग्रीन धीरे धीरे कम हो गए, फिर ब्लू की तरफ, और ब्लू से फिर इंडिगो, फिर इंडिगो से वायलेट। ये इस तरह से अलग अलग कलर्स मिलते हैं। तो डिस्पर्जन को हम डेफिनेशन बताना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, the splitting of white light into its 7 constituents colors। ये कंपोनेंट भी बोल सकते हो इसके लिए चाहो तो, कंपोनेंट कलर्स is called dispersion of white light। तो जब भी व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होगी तो वो डिस्पर्स हो जाती है, अलग अलग कलर्स में डेविएट हो जाती है। तुम इसको घर पे भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारे किसी के पास अगर ग्लास का या प्लास्टिक का स्केल होगा, ठीक है, वो थोड़ा ऐसे मुड़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल एकदम रेक्टेंगुलर नहीं होना चाहिए, प्लेन नहीं होना चाहिए, ऊपर से ऐसा होना चाहिए तिरछा। एक सरफेस तो बिल्कुल प्लेन रहती है उसकी, जिसको नीचे की तरफ रखते हैं, तो दूसरे सरफेस थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। तो उससे जब तुम इसके थ्रू देखोगे, किसी ट्यूबलाइट वगैरह उसके सामने का देखोगे या ऐसा रख दोगे तो तुम्हें अलग अलग कलर्स दिखेंगे उसमें, या सनलाइट में रख दोगे तो अलग अलग कलर्स दिखेंगे, ठीक है। तो वहां पर उससे स्केल्स के थ्रू भी डिस्पर्जन होता है, अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। या फिर उसके अलावा कोई ग्लास वगैरह उसको तुम कटिंग कर दो थोड़ी सी ऐसे, कटेड ग्लास भी मिलते हैं, वो पहले बहुत मिलते थे, ठीक है, अलग अलग डिजाइन का लाइट बनाते थे जब अलग अलग कलर्स देखने के लिए, पर अब वो नहीं मिलते उस टाइप की ग्लास, तो उनसे भी डिस्पर्जन होता था, इजीली ऑब्जर्वेबल होता था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसका देखो कॉज लिख लेते हैं, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसमें लिख देते हैं व्हाइट लाइट component colors while passing through prism deviates at different angles। Deviates at different angles। Red color deviates least, सबसे कम डेविएट होता है। Violet color deviates most, सबसे ज्यादा violet color डेविएट होता है। And remaining
इस वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे डेविएट होंगे, तो अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे जाके स्क्रीन पे दिखेंगे, तो व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स में हमें दिखेगी इसकी वजह से, ठीक है। और इसके अलावा जिसका एक्चुअल रीजन हम बताना चाहें तो भी बता सकते हैं। एक रीजन तो ये है, एक रीजन क्या है, जैसे प्योरिटी का अगर बताना चाहूँ तो जो इनकी अलग अलग कलर्स होते हैं, इन अलग अलग कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें दिखते हैं, तो अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वॉयलेट की सबसे कम, ठीक है। तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसलिए रेड की स्पीड भी सबसे ज्यादा होती है। तो रेड की स्पीड ज्यादा होती है तो वो बहुत कम डेविएट होती है, और वॉयलेट की स्पीड सबसे कम होती है तो वो सबसे ज्यादा डेविएट होती है। बाकी कलर उनके बीच में डेविएट होते हैं, इसलिए अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे डेविएट होते हैं और स्क्रीन पे अलग अलग कलर्स हमें दिखेंगे, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम दिखेगा। और अगर हम मैथमेटिक्स की फॉर्म में देखा जाए तो लिख सकते हैं, देखो वेवलेंथ को हम लैम्डा से शो करते हैं, तो वेवलेंथ ऑफ रेड जो होती है सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट सबसे कम। V फॉर वॉयलेट, लैम्डा फॉर वेवलेंथ, तो लैम्डा रेड की सबसे ज्यादा होगी और लैम्डा वॉयलेट की सबसे कम होगी। अब बात करते हैं म्यू की ना। म्यू और लैम्डा में रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा में रिलेशन होता है। क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू होता है a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, किसी भी मटेरियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लैम्डा जिस ज्यादा होगा उसके लिए म्यू का वैल्यू कम होगा, जिसके लिए लैम्डा कम होगा उसके लिए म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा। तो लैम्डा सबसे ज्यादा किसका है, r का, तो r के लिए म्यू का वैल्यू सबसे कम, तो म्यू का वैल्यू सबसे कम r के लिए, और सबसे ज्यादा किसके लिए, वॉयलेट के लिए। यहां से हम यहां पहुंच गए, तो वेवलेंथ रेड की सबसे ज्यादा, वॉयलेट की सबसे कम, तो उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वॉयलेट की, वॉयलेट कलर के लिए, वॉयलेट लाइट के लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी मटेरियल का, और रेड कलर के लिए सबसे कम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मटेरियल का, ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन पे आते हैं, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है हमारा रिलेशन है म्यू माइनस 1 इनटू a। तो यहां से पता चल रहा है हमें क्या, कि जिसके लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा, जिसके लिए म्यू की वैल्यू कम होगी उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। सो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड इज मिनिमम और एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट इज मैक्सिमम। तो इस वजह से रेड जो होता है वो सबसे लीस्ट डेविएट होता है, उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होता है, और वायलेट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। तो यहां से पता चल रहा है इस वजह से, तो बाकी कलर्स के बीच में तो अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पे डेविएट हो रहे हैं। तो ऐसा प्रूव भी कर सकते हैं शायद इसको इस तरीके से, ठीक है। पर ये वाला जो प्रूफ है ये हमने लिखा है, ये तुमसे नहीं पूछेंगे, इसके पहले वाला जो था वो तुम्हें याद रखना है, ठीक। इसको भी याद रखना है पर लिखना वो वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला लिखोगे तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्कूल के एग्जाम में टीचर समझ लेगा कि ज्यादा होशियार हो रहा है, हमसे ज्यादा होशियार हो रहा है, ठीक है। ये तो हमें भी नहीं पता, हमसे ज्यादा होशियार हो रहा है तो नंबर काट देगा तुम्हारा, ठीक। तो ये वाला नहीं लिखना है स्कूल की कॉपी में, इसके पहले वाला जो हमने लिखा है वो स्कूल की कॉपी में लिखना है, ठीक। तो ये डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म। इसके बाद न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि व्हाइट लाइट के पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, 7 कलर से मिलकर बनी होती है। क्या व्हाइट लाइट किनसे, 7 कलर से मिलकर बनी थी। किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। कोई 9th क्लास में जो न्यूटन था, ग्रेविटेशन जिसने बनाया था, न्यूटन लॉ जिसने दिए थे, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसने दी थी, वो सब जो कांड किए थे वो सब न्यूटन ही है, ठीक है। यहाँ पर भी न्यूटन कांड करके गया है, इसके अंदर भी प्रिज्म के साथ क्या किया उसने बताया एक एक्सपेरिमेंट किया था, रिकॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट। तो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया, न्यूटन ने ये देखा कि जब प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट पास करते हैं, ठीक है, तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब स्क्रीन पे 7 कलर्स मिलते हैं,
ठीक है। अब 7 कलर्स उसने सोचा कि प्रिज्म से भी मिल सकते हैं, क्या पता प्रिज्म के अंदर कलर हो, ठीक है। तो प्रिज्म के अंदर से निकल रहे हो कलर 7 कलर्स, व्हाइट लाइट पे जा रही हो, प्रिज्म के अंदर से कलर निकल रहे हो, तो उसके लिए फिर उसके बाद उसने क्या किया, इसको चेक किया, मतलब ये एक्चुअल में व्हाइट लाइट के कलर से प्रिज्म के अंदर से बन के निकल रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन वाला एक्सपेरिमेंट किया। रिकॉम्बिनेशन वाला एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने प्रिज्म लिया वही ऐसे, ठीक है, व्हाइट लाइट भेजी उसने, ये भेज दी व्हाइट लाइट, फिर व्हाइट लाइट से 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी अलग अलग, एक इधर 3 ही कलर बना देते हैं, रेड येलो वायलेट, बाकी के बीच में। फिर ऐसा ही सेम आइडेंटिकल प्रिज्म, पूरा सेम वही मटेरियल, ठीक है, इसकी बिल्कुल एकदम डुप्लीकेट कॉपी, और एंगल ऑफ प्रिज्म भी सबसे, और उसको रख दिया उसने उल्टा ऐसे, इसी के जस्ट आगे, ठीक है। तो ये कलर निकल गया ऐसे इससे बाहर, ठीक है। फिर इन कलर्स को क्या कर दिया, इस वाले प्रिज्म ने मिला दिया, सबको रिकंबाइन कर दिया, और यहां पर फिर हमें क्या मिल गई, व्हाइट लाइट मिल गई, मतलब न्यूटन को मिल गई। हमें तो क्या न्यूटन ने किया था सबसे पहले, तो न्यूटन को मिली है, हम करेंगे तो हमें भी मिल जाएगी। इधर से गई व्हाइट लाइट और इधर से वापस व्हाइट लाइट मिल गई, मतलब ये 7 कलर्स जो डिवाइड हुए थे पहले, वही वापस 7 कलर्स ने मिलकर वापस व्हाइट लाइट बना दी। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि व्हाइट लाइट ही 7 कलर्स में डिवाइड हो रही थी, और वही वापस 7 कलर्स मिलकर क्या बना दिया उसने, व्हाइट लाइट। अगर प्रिज्म से कलर निकलते, अगर प्रिज्म से निकलते यहाँ से और कलर निकलते और ज्यादा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, और ज्यादा लाल रंग मिलते हैं, ज्यादा वायलेट मिलते हैं, ज्यादा कंबाइन नहीं होते। अगर किससे, प्रिज्म से निकल रहे होते, तो प्रिज्म से निकल रहे होते तो कंबाइन होते, पर प्रिज्म से नहीं निकल रहे, वो व्हाइट लाइट ही डिवाइड हो रही है। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है कि रिकॉम्बिनेशन हो सकता है व्हाइट लाइट का। तो ये किसने किया, न्यूटन ने किया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और न्यूटन ने बताया था कि जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। कैसे बताया था, सबसे पहले न्यूटन ने ही बताया था, ठीक है। इसकी स्टार्ट भी उसी ने की थी, स्टार्टिंग ऑप्टिक्स जो हम पढ़ते हैं, ये सब रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये सब भी वही करके गया है सब कांड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिकॉम्बिनेशन डायग्राम, में ध्यान रखना है इस तरह से बनाना है, रिकॉम्बिनेशन का डायग्राम हमारा आ गया। अब देखो जो हमारा डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये नेचुरली भी होता है। नेचुरली कहां पर होता है, जो रेनबो हमें दिखता है, ठीक है, इंद्रधनुष रेनबो जो दिखता है, जब बारिश हो रही है, सूरज निकल रहा हो, ये बारिश होगी नहीं, सूरज निकल गया, तो कभी कभी शाम के टाइम में 4-5 बजे के आसपास हमें क्या दिखता है, रेनबो दिखता है, ठीक है। जैसे सूरज इस तरफ है तो इस साइड सन है, तो इस साइड हमें क्या मिलेगा, रेनबो मिलेगा। सन इस तरफ है तो इधर रेनबो दिखेगा हमें, एकदम अपोजिट साइड पे दिखता है, ठीक है। और ऐसे भी तुम देख सकते हो, जहां पर कभी जैसे कोई फव्वारा वगैरह चल रहा है कहीं पर, धूप निकल रही है, ठीक है, तो उस फाउंटेन के थ्रू अगर तुम देख रहे हो, तो उस फाउंटेन के थ्रू देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, वहां पर भी रेनबो दिखाई देता है। फाउंटेन के थ्रू सनलाइट को देखते हैं तो वहां पर भी क्या दिखेगा, रेनबो दिखेगा। उसका भी सेम रीजन है, सेम मतलब कॉन्सेप्ट होता है, उसमें सनलाइट जो होनी चाहिए, मतलब सन जो होना चाहिए वो तुम्हारे बैक की तरफ होना चाहिए, पीछे की तरफ, फ्रंट साइड में तुम्हें रेनबो दिखेगा। इसको तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, कहीं दिन में अगर फाउंटेन चल रहा है तो उसके थ्रू देखना, रेनबो दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो देखते हैं रेनबो के बारे में। अब वो बन कैसे रहा है रेनबो, तो उसको देख लेते हैं। रेनबो, रेनबो, तो रेनबो के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या है रेनबो। द रेनबो is a natural spectrum of sunlight appearing in the sky after rain shower.
ठीक है, बारिश होगी मिनटी है जस्ट, ठीक है, सन निकल गया और फिर हम रेनबो देख सकते हैं। ये शाम के टाइम पे 4-5 बजे थोड़ा बहुत हॉरिजॉन्टल होता है सन, तब हमें दिख जाएगा रेनबो, इजीली अपीयर होगा, ठीक है। और ये हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है ऐसा, ये ऐसा नहीं कि हर बार दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। किसकी वजह से होता है? इट इज कॉज्ड बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स caused by dispersion, dispersion होता है, dispersion sunlight, it is due to dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere after rain shower, ठीक है। हल्की हल्की बारिश हो रही है या फिर बारिश होगी मिलती है, तो थोड़ी बहुत टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है वो वहां पर सस्पेंडेड रहती है या रुकी हुई रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें वहां पर रेनबो दिखाई देता है। वो जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, मतलब जब सनलाइट उनसे पास होती है, तो सनलाइट उनसे पास होती है तो क्या होता है, वो सनलाइट क्या करता है, डिस्पर्स कर देता है, और डिस्पर्स कर देता है, फिर वो अलग अलग कलर जो है हमारी आंखों तक पहुंचता है, और फिर हमें वहां पर क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। तो फाउंटेन में भी ऐसा होता है, फाउंटेन में क्या होता है, बहुत छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, उन वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जब सनलाइट पास होती है तो अलग अलग कलर्स में डिस्पर्स होती है वो, और डिस्पर्स होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, फिर हमें रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है acts like प्रिज्म, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, ठीक है, प्रिज्म का काम करती है। अब देखो उसका डायग्राम बनाकर देखते हैं कैसे बनता है, कैसे होता है। तो वहां पर तो बहुत सारे ड्रॉप्स से बनता है, और रेनबो जो बनता है बहुत सारे ड्रॉप्स होती है, मिलियंस ऑफ ड्रॉप्स, उनसे बनता है रेनबो पूरा। और हम यहाँ पर मिलियंस ऑफ ड्रॉप तो बनाएंगे नहीं, एक ही ड्रॉप से हम एक्सप्लेन कर देंगे, एक ही ड्रॉप से समझाना चाहेंगे। तो ये हो गई हमारी ड्रॉप, वाटर ड्रॉप लाइट, ठीक है। ये हो गया हमारा सन, यहाँ पर सन दूर है ना तो छोटा सा दिख रहा है ड्रॉपलेट से भी, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। सन से लाइट आ रही है, ऑलमोस्ट ये हॉरिजॉन्टल है, ये सर से लाइट है, इससे सन से सनलाइट, और ये सनलाइट गिरी किसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर, मतलब वाटर ड्रॉपलेट जो प्रिज्म की तरह घूम रही है उसके ऊपर गिरी। तो गिरते पहले क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन होते ही क्या हो जाएगा, लाइट डिस्पर्स हो जाएगी, अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पर बैंड होगी, ठीक है। तो रेड कलर सबसे कम होगा बैंड, वायलेट सबसे ज्यादा बैंड होगा, दो ही कलर दिखा रहे हैं, रेड और वायलेट। तो रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद डिस्पर्स होती है, फिर डिस्पर्स होने के बाद यहाँ पर इंसिडेंट होती है, यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, इसका होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, इससे पहले हमने बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लाइट कहीं की इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, यस। ये होगी रेड, ये होगी वायलेट। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन हुआ, फिर उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद फिर एक बार फिर रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन होके ये ऐसे अलग अलग कलर अलग अलग एंगल पर हमारे पास पहुंचेगी, ये हम ऑब्जर्व करें यहाँ पर। ये हो गए ऑब्जर्वर, हमारी आंख जो हम देख रहे हैं, तो ये हमारे पास अलग अलग कलर जो है ये अलग अलग एंगल पर मिल रहे हैं। रेड कलर अलग एंगल पे आ रहा है, वाइट कलर पे आ रहा है, बाकी कलर के बीच में आ रहे होंगे। तो ये कलर को जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये इस जगह पर हमें क्या दिखेगा, रेनबो दिखेगा, रेड कलर सबसे ऊपर दिखेगा, ठीक है। फिर
वॉयलेट सबसे नीचे और बीच में बाकी कलर्स होंगे यहाँ पर। तो इसे रेनबो दिखेगा मैं आर्क शेप में। वो आर्क शेप का रीजन क्या है, क्योंकि ये स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स होती है। तो स्फेरिकल ड्रॉपलेट्स होती है तो ऐसे सर्कुलर आर्क की फॉर्म में वो रेनबो दिखता है ड्रॉपलेट्स की वजह से, उनकी शेप की वजह से। और ये अलग अलग कलर अलग अलग एंगल में आता है। तो देखो सन जो है हमारी बैक साइड पर है, ठीक। तो rainbow always form when sun is back side of observer, पीछे की तरफ होगा, ठीक, ऑपोजिट साइड है उसकी। अच्छा पहले सन से लिखाएंगे, सन इज बैक साइड ऑफ द ऑब्जर्वर, तो ये फिर अपोजिट साइड ऑफ सन। तो सन जिस तरफ होगा हमेशा उसकी साइड पर बनेगा। ऐसा नहीं है कि सन यहाँ पर है, ठीक है, और इसी के बगल में रेनबो बन रहा है, इसी के नीचे इसी के ऊपर रेनबो बन रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। सन इधर होगा तो रेनबो इधर बनेगा, सन इधर होगा तो रेनबो इधर बनेगा, हमेशा अपोजिट साइड पे बनेगा, ठीक है। तो इसको भी हम ध्यान में रखना है। अब क्या क्या चीज हो रही है यहाँ पर उसको लिख लेते हैं। सनलाइट सबसे पहले रिफ्लेक्ट होती है एंड डिस्पर्स होती है, ठीक है। डायग्राम में ध्यान रखना है, इसको भी डायग्राम ये बनाना होता है रेनबो। जब आएगा तुम्हारे एग्जाम में रेनबो क्या होता है तो डायग्राम भी बनाना रहेगा ये सब। और क्या लिखना रहेगा फिर बनाने के बाद, सनलाइट फर्स्ट रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स by water droplet, then reflect internally in the droplet and finally refract from the droplet and reach to the observer, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा और डिस्पर्स होगा। रिफ्रैक्ट फिर डिस्पर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा। तो इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के बाद एक बार फिर रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है। तो तीन चीज हो रही है, रिफ्रैक्ट डिस्पर्स हो रहा है पहले स्टेप में, दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और तीसरी स्टेप में क्या हो रहा है एक बार फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और फाइनली फिर वो वहां पर पहुंच जाएगी ऑब्जर्वर तक, और फिर ऑब्जर्वर क्या दिखेगा, रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये रेनबो हो गया हमारा, इसका भी तुम्हें ध्यान रखना है, इसको ये भी एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में पढ़ना है इसको, ठीक है। क्योंकि हमारा सिलेबस कट हो गया है, तो जो बचा हुआ सिलेबस है तो उसमें से आने के चांसेस बढ़ गए। तो इसमें ह्यूमन आए डिफेक्ट्स ऑफ ये सब हट गया है, तो मतलब इसके आने के चांसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल तो बनते नहीं है, जो हमने पढ़ा है अभी तक जो भी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल वाला कोई क्वेश्चन नहीं, बोर्ड या उसके लिए। और जो फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तुम्हें अलग से ध्यान रखना है उसको, ठीक है। स्कूल के एग्जाम में नहीं आएंगे, जो प्रिज्म से रिलेटेड हमने फॉर्मूला लिखे हैं वो सब कैलकुलेशन जो करी थी वो सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हें समझ में। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, ओके।